Press the bell icon to never miss a video from testbook.com. हेलो गाइस एंड वेलकम टू दिस वीडियो। जैसा कि आप जानते हैं रेलवेज की बहुत सारी एग्जामिनेशंस आर लाइंड अप और ये एग्जामिनेशंस को आपको क्रैक करने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक मास्टर प्लान और एक मास्टर स्ट्रैटेजी रखें। तो ये मास्टर प्लान और मास्टर स्ट्रैटेजी को क्रैक करने के लिए और आपको बताने के लिए कि ये कैसे करें, हमारे साथ हैं सर्वेश कुमार सिंह, जिन्होंने रेलवेज आरआरबी एनटीपीसी के 2015 के एग्जामिनेशंस क्लियर किए हुए हैं और आज कलकत्ता मेट्रो में एक रेप्यूटेड पोजीशन पर हैं। तो इनके साथ हम कॉन्वर्सेशन करेंगे और उनसे जानेंगे कि उन्होंने अपनी प्रेपरेशन कैसे की और उन्होंने ये रेलवेज की एग्जाम क्रैक कैसे की। सो सर्वेश जी, सबसे पहले हमारी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने से पहले आपकी जर्नी के बारे में एक छोटी सी ग्लांस हमें दे दीजिए, थोड़ा सा आपका जर्नी को डिस्क्राइब कर दीजिए। अगर एक सिंपल शब्द में कहूँ तो ज़बरदस्त। मैंने इस जर्नी से बहुत कुछ सीखा है। शायद जो नहीं सीखा वो आने वाली ज़िंदगी में सीख जाऊँगा, लेकिन जो मैंने सीखा है वो उसको बयां करना एक लाइन में मेरे लिए शायद अभी तो नामुमकिन साबित सा होगा। तो ये बड़ा ही शॉर्ट एंड क्रिस्प डिस्क्रिप्शन था आपकी जर्नी का। तो यूजर्स को और ऑडियंस को बताने के लिए आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन या आपका वो बैकग्राउंड बता दीजिए और ये भी बता दीजिए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। आई बिलोंग फ्रॉम कलकत्ता। बेसिकली आई एम born and brought up in Kolkata. I have completed my engineering in the field of electronics and communication from Bardhaman University, and currently I am working as a traffic assistant in Kolkata Metro. तो सर्वेश जी, आपकी फैमिली में कौन कौन है और उन्होंने आपको कैसे मोटिवेट किया गवर्नमेंट जॉब में या पब्लिक सेक्टर में आने के लिए? मेरे फैमिली में मेरे फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, ब्रदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ भी इंक्लूडेड ही हैं। बेसिकली मोटिवेट तो मेरे रियल सुपर हीरो मेरे डैड ही रहे हैं बचपन से ही। उन्होंने कुछ ना कहते हुए बहुत कुछ मुझे कम शब्द में बयां कर दिया। जब भी मैं किसी भी मुसीबत में फंसा हूँ तो डैड ही ने मुझे हमेशा उस मुसीबत से निकालने का रास्ता बताया है। तो ऑल माई क्रेडिट्स गोज टू माई डैड। जो भी हूँ डैड की वजह से ही हूँ आज। व्हाट मेजर रोल डैड ने आपकी लाइफ में प्ले किया है कि आपको ऐसे लगा कि दैट वाज द टर्निंग पॉइंट कि आपको अब रेलवेज एग्जाम्स या गवर्नमेंट एग्जाम्स की तरफ मुड़ना है? विश्वास। जो विश्वास ने से मुझे मेरे डैड ने हमेशा मुझे रखा है वो मुझे मैं बयां नहीं कर सकता उस चीज़ को। शायद मैं अभी इमोशनल हो जाऊँ उसको बयां करते करते। सन 2016 में 2016 में माय फादर गॉट रिटायर्ड। मैं वो चीज़ देना चाहता था अपने पापा को जो मेरे पापा ने मुझे दिया है बचपन से। तो ये एक बहुत छोटा सा मेरे तरफ से उनके लिए एक गिफ्ट, अ स्मॉल टोकन ऑफ लव। पता नहीं मैं उसको और कितना दे सकूँगा। अगर मैं उसका 1% भी दे सकूँ जो मेरे पिताजी ने मुझे दिया है तो शायद मैं अपने आप को खुशनसीब समझूँ। तो सर्वेश जी, आप बहुत इमोशनल हो गए आपके डैड के बारे में बताते हुए। आपने कहा कि आप कोलकाता से बिलोंग करते हो, आपने वहाँ से प्रिपरेशन स्टार्ट की। तो गवर्नमेंट जॉब्स और रेलवेज एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए कोलकाता में कोई रिसोर्सेज हैं जो बच्चे वहाँ से प्रिपेयर कर पाएँ? है तो ज़रूर, लेकिन बहुत ही कम है। उसकी जो मात्रा है या अगर मैं बोलूँ क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों, वो भी बहुत कम है। शायद लोगों में अवेयरनेस नहीं है या कोई और भी रीज़न हो सकती है जो शायद मुझे ना पता हो, बट रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। मैक्सिमम लोगों को यही लगता है कि अगर मुझे कुछ गवर्नमेंट जॉब्स के लिए प्रिपेयर करना है तो शायद मैं कलकत्ता छोड़ के बाहर चला जाऊँ, लाइक दिल्ली या इलाहाबाद या कहीं भी मैं चला जाऊँ जहाँ मैं प्रिपेयर कर सकूँ। बट कलकत्ता में रहकर बहुत ही कम लोग का ये माइंडसेट बनता है कि मैं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए प्रिपेयर कर सकता हूँ। ओके, तो गवर्नमेंट जॉब हमेशा से आपका प्लान ए था या प्लान बी था? और कभी आपको ये थॉट अगर नहीं हुआ कि हॉन्ट नहीं करता था कि मेरा प्लान ए अगर वर्क नहीं किया तो मैं प्लान बी करूँगा? बेसिकली टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने कभी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए सोचा ही नहीं। जब मैंने अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट करके बाहर निकला था कॉलेज से 2015 में, मेरा प्लान ये हमेशा से यही था कि मुझे हमेशा रिग्रेट फील होता था कि मैं कोई आईआईटी से बिलोंग तो करता नहीं हूँ, तो शायद एक आईआईएम का डिग्री अगर मिल जाए तो कुछ अच्छा हो जाए लाइफ में। मैंने कैट के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट किया। कुछ अच्छे शायद कॉल्स मैं कन्वर्ट नहीं कर पाया आईआईएम्स के। तो उसी के दौरान मुझे रेलवे का मेरे एक फ्रेंड ने मुझे कहा कि भाई रेलवे का फॉर्म निकला है तो फॉर्म भर ले, एग्ज़ाम देने में क्या जाता है, तूने तो प्रिपेयर किया हुआ तो फॉर्म भर के देख ले। हम बोले चलो भाई जो इतना किए हैं तो देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा गया है, किस्मत में शायद कुछ अच्छा ही लिखा हो। तो मैंने दे दिया। और फेलियर के लिए अगर मैं बोलूँ तो कभी सोचा ही नहीं कि मैं फेल हो जाऊँगा, क्योंकि मेरे पास शायद उसमें कुछ खोने के लिए था ही नहीं। तो मैं डरूँ किस चीज़ का? मुझे जो मिलता है वो मेरा बेनिफिट है, मेरा प्लस पॉइंट होता है।
मेरे पास तो खोने के लिए उस समय कुछ नहीं था कि मैं उसको कुछ डरूंगा। और सबसे मेन मेरा मॉरल सपोर्ट मेरे फादर थे। वो हमेशा से मेरे पीछे खड़े थे कि बेटा तुझे जो करना हो कर, मैं हूँ। ये अप्रोच तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है लाइफ में कि ये कॉन्फिडेंस होना कि मैं कभी फेल नहीं हो सकता, ये कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है जी। तो आपका अब रेलवेज का प्रेपरेशन स्टार्ट हो चुका था, तो आपकी इनिशियल प्रेपरेशन कैसी थी? रेलवे की जॉब तो आपको जैसे पता है कि रेलवे में नियरली 1.54 मिलियन पीपल एम्प्लॉयड हैं, इट्स दी 7th लार्जेस्ट एम्प्लॉय इन दी वर्ल्ड। तो दोस्त ने कहा कि भाई अच्छे से पढ़ लेते हैं। मैंने जस्ट गूगल में टाइप किया कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर रेलवे एग्ज़ाम्स, तो वहीं पे मैं सर्च करते करते मुझे एक textbook.com साइट के बारे में पता चला। उससे पहले मुझे किसी ने रिकमेंड नहीं किया, क्योंकि मेरे अगल बगल में कोई शायद प्रिपेयर कर ही नहीं रहा था, या अगर कर रहा हो तो मुझे पता नहीं कि कर रहा है। तो हम बोले कि ठीक है भाई देखते हैं। मुझे सबसे अच्छा का कंटेंट्स लगा, कुछ फ्री के कंटेंट्स थे आप लोगों के, मैथ्स के स्पेशली, कुछ अच्छे ट्रिक्स के साथ वहाँ पे मुझे अवेलेबल थे। उस ट्रिक्स के बारे में मैं पहले से जानता था, लेकिन मुझे उतना भी शायद क्रिस्टल क्लियर आइडिया नहीं था कि उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है या कुछ और आगे क्या करना है, जिसके वजह से शायद मेरा हो सकता है कि कैट में सिलेक्शन ना हुआ हो। जब मैंने उसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया ट्रिक्स को, मुझे अपने में कुछ इंप्रूवमेंट्स लगा। तो हम बोले भाई अगर मैथ्स के लिए अच्छा है तो शायद बाकी के लिए भी अच्छा होगा। मैंने बोला कि लेट्स गिव अ ट्राई, इसी शॉर्ट कोर्स को आप देख लेते हैं टेक्स्ट बुक के लिए, और कुछ पॉकेट फ्रेंडली भी था। तो मैंने इसी पर रिलाई करते हुए मैं कहीं और गया ही नहीं, मैंने बोला कि एक बार इसी को लेकर ट्राई करते हैं, देने में क्या है। तो मैंने पूरा इसी के ऊपर टेक्स्ट बुक के ऊपर ही सारा अपना फोकस रख दिया। तो अब जब आपकी प्रेपरेशन की इनिशियल स्टेज स्टार्ट हो चुकी थी, तो आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या था और आपका आइडियल डे कैसा था, कि आपकी दिनचर्या क्या होती थी कि ये मेरा स्टार्ट होगा, आज मेरा बिगिनिंग मैं इससे स्टार्ट करूंगा और दिन के अंत होते होते मैं यहाँ तक ख़त्म करूंगा, ये आपका टाइम टेबल होता था? आप कैसे प्रिपेयर करते थे? मैं उस तरह का इंसान हूँ जो कभी भी अपने आप को किसी भी बंदिश में नहीं बांध सकता हूँ। कोई एक फिक्स टाइम टेबल शायद मुझे अच्छा नहीं लगा कभी भी। बट हाँ, मैंने एक चीज़ हमेशा अपने आप को किया है, हमेशा नहीं पिछले कुछ सालों से, कि मैं हमेशा अपने लिए एक फिक्स रूटीन बनाता, जैसे कि मुझे एक वीक में कि मुझे एक टारगेट सेट करता कि मुझे इतना अचीव करना है। मैं वीक को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता, मंडे ट्यूसडे वेंसडे शाम को, और एक थर्सडे फ्राइडे सैटरडे शाम को। सपोज करिए मैं मंडे को मैंने एक टारगेट लिया, मैं संडे को अपना प्लान बना लेता कि मुझे इस कमिंग वीक में मुझे ये टारगेट अचीव कर लेना है। तो मैं मंडे ट्यूसडे वेंसडे पढ़ता, शाम तक मैं शाम को देखता कि मैंने क्या उसके हाफ टारगेट अचीव कर लिया जो मुझे करना था। अगर कर लिया अच्छी बात है, नहीं करना है तो मुझे और उसको पिकअप करना है, मेहनत करना है। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे को मुझे समाप्त कर देता, वहाँ पे मेरा वीक ख़त्म। संडे को मैं मॉक्स देता था फॉर रेलवेज एग्ज़ाम स्पेसिफिकली। मैं एक मिनिमम एक, अगर हो तो कभी कभी 2 एग्ज़ाम, क्योंकि 1.5 घंटे के होते थे, तो सुबह से शाम तक एग्ज़ाम देता और मैं अपने आप को पॉइंट्स देता कि कितना मुझे इंप्रूवमेंट्स हुआ है। अगर अच्छा होता तो आई यूज्ड टू गिव अ पैट ऑन माई बैक कि भाई चलो अच्छा हो रहा है। अपने आप को जाके अकेले में एक ट्रीट दे देता छोटा मोटा, और फिर से आके रात में बैठ के टारगेट सेटअप करता कि नेक्स्ट वीक मुझे इतना अचीव कर लेना है। भले ही 2 ही क्वेश्चन नया सीखूँ, लेकिन सीखूँ कमिंग वीक में। उसमें चाहे शादी हो, चाहे मेरा तबीयत ख़राब हो, या कुछ भी हो, मुझे वो अचीव कर लेना है या कर लेना है। तो सर्वेश जी, ये बड़ा ही अच्छा स्ट्रैटेजी है आपने बताया कि वीक को 2 हिस्सों में डिवाइड करो, मंडे टू वेडनेसडे और फिर थर्सडे टू सैटरडे, और संडे को आप अपनी मॉक दें। लेकिन ये जो शेड्यूल है ये बहुत ही टाइट है, बिकॉज आपको आपके वीक को डिवाइड करके उसी वीक में आपको आपके टॉपिक्स क्लियर करने होते हैं और फिर संडे को टेस्ट देनी होती है। तो इस सिचुएशन में आपने मोटिवेशन कैसे हासिल किया और डिस्ट्रैक्शंस को कैसे ओवरकम किया? बिकॉज डिस्ट्रैक्शंस आर वेरी एविडेंट, आपको खाली प्रिपरेशन करनी होती है तो डिस्ट्रैक्शंस तो बहुत ही आते हैं, तो ये आप बताइए। डिस्ट्रैक्शंस तो मैम सबसे बड़ी चीज़ है मेरे ख्याल से, जिसकी वजह शायद मैक्सिमम लोग सक्सेस नहीं कर पाते हैं। डिस्ट्रैक्शंस मुझे भी बहुत हुए हैं, बहुत ज़्यादा ही हुए हैं, लेकिन जब भी मैं डिस्ट्रैक्टेड होता तो मैं कुछ लोगों के चेहरे, उनके शब्द हमेशा मेरे कानों में गूंजते रहते थे कि अरे वो क्या कर रहा है, उससे नहीं होगा। मैं कुछ बोलता नहीं था, क्योंकि मैं कुछ बोलने के लिए था भी नहीं उस समय। मैं क्या बोलता हूँ उन लोगों का जवाब, तो मेरे पास कुछ था नहीं कि मैंने कुछ किया भी नहीं है सच में। कुछ दोस्त कि भाई देखो वो वहाँ पे जॉब कर रहा है, TCS, CTS, इन्फोसिस, और भी कुछ कंपनीज के मुझे नाम भी शायद नहीं पता। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं शायद टॉपर रहा हूँ हमेशा से क्लास 12 तक। इंजीनियरिंग मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से की, आज मैं क्या कर रहा हूँ। अगर यही करना था तो नॉर्मल ग्रेजुएशन क्यों नहीं किया। उस समय ख़राब लगता,
लेकिन फिर मैंने सोचा कि भाई अगर ये नहीं तो और क्या, कोई ऑप्शन तो था नहीं मेरे पास। और मेरे फादर ने, वो होते ना 2 तरह के स्विमर्स, अगर आपको इच्छा करे तो आप स्विमिंग, आपको सीखने का इच्छा है तो आप जाके एनरोल करेंगे अपने आप को, और अगर कोई कोई होता है कि पीछे से कोई आपको धक्का दे दे तब देखिए आप क्या स्विम करते हैं। तो उसका भी श्रेय मेरे पिताजी को ही और काफ़ी हद तक मेरे बड़े भैया को भी जाएगा कि उन्होंने ले जाके मुझे फेंक दिया कि बाबू कर ले, मुझे पता है तू कर लेगा, बाकी छोड़, देश दुनिया क्या बोलती है, तू कर ले। जब कर लेगा ना वो लोग अपने आप चुप हो जाएंगे। बस यही था कि जब भी होता तो यही सोचता कि अगर मैं नहीं कर पाया, मेरा तो पता नहीं, लेकिन मेरे माँ बाप को बहुत कुछ सुनना पड़ेगा कि उनका बेटा कुछ नहीं कर पाया, तो वो कैसे मैं सुन लेता। तो कभी पीछे मुड़ के बस कोई ऑप्शन नहीं था पीछे मुड़ने का। बिल्कुल। तो प्रिपरेशन के समय मोटिवेटेड रहने के लिए ऐसी कोई किताबें होती थी जो आप पढ़ते थे या कोई वीडियोस देखते थे जिससे आपको मोटिवेटेड रहने में बहुत मदद मिलती थी? किताबें मैंने बहुत पढ़ी है, अभी भी पढ़ रहा हूँ। उनमें से 1-2 का नाम बोलना शायद मेरे लिए भी मुश्किल हो जाएगा, लाइक काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच, रिच डैड पुअर डैड। उसमें आपको बहुत अच्छी अच्छी मॉरल सीखने को मिल जाएंगे। बिल्कुल। तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी प्लान करनी पड़ेगी कि आपको क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल सही। तो प्रिपरेशन करने के लिए जनरली बच्चों को कितना टाइम लगता है प्रिपेयर करने के लिए, और आपने कितने टाइम में ये प्रिपरेशन की है? बेसिकली फॉर एग्ज़ाम लाइक रेलवेज, मेरे ख्याल से अगर आप सिंसियरली 6 मंथ्स अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो मेरे ख्याल से आप इजीली क्रैक कर सकते हैं। 6 मंथ्स इज़ मोर देन सफिशिएंट कि आप रेलवेज जैसे एग्ज़ाम को क्रैक कर लेते हैं। मेरे पिताजी ने मुझे कहा था, जब आज से 2 साल पहले जब IAS टीना डाबी हुई थी, उनका इंटरव्यू देखते हुए कि देखो वो इतने कम उम्र में UPSC टॉप कर ले रही है, तो बस इतना ही कहा था। उसका सारांश निकालने में मुझे कुछ समय लग गया, लेकिन निकाल लिया मैंने कि क्या कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप कुछ भी कर सकते हैं। 6 मंथ्स इज़ मोर देन सफिशिएंट। हाँ, बट एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आपको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप एक दिन पढ़ें तो 2 दिन गैप ले लिए, एक दिन आपने खा लिया, एक दिन का खाना, 2 दिन आप भूखे रह गए। आप रेगुलर 5 से 6 घंटे पढ़िए, 4 घंटे ही पढ़िए, बट उसको मेक श्योर करिए कि जैसे आप नहाते हैं, जैसे आप खाते हैं, जैसे आप सोते हैं, वैसे ही आप पढ़ाई भी करेंगे, चाहे आपको कुछ भी हो जाए। 6 मंथ्स पढ़ के देखिए, उसके बाद आप बोलिएगा अगर आपसे नहीं होता तो। बट बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। वही बी ट्रू टू योरसेल्फ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी पढ़ाई खुद जानते हैं कि आप कितना कर रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं। 6 महीना अपने आप को दे दीजिए, उसमें देखिए कि आपसे कितनी पढ़ाई हो पा रही है। तो सर्वेश जी, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते समय ये देखना बहुत ज़रूरी है कि अपनी कंपटीशन कितनी है, कंपटीशन का ज्ञान होना और आपकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करना भी उतना ही ज़रूरी होता है। तो आपने आपकी प्रिपरेशन में कंपटीशन का ज्ञान कैसे लिया और परफॉर्मेंस की आपकी एनालिसिस आपने कैसे की? मैम, अब इसका भी श्रेय मेरे पिताजी को ही जाता है कि उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छा चीज़ बोला था, सिखा दिया था कि हम लोग ये ज़रूर देखते हैं कि कितना कंपटीशन है और क्या है, कितने लोग फॉर्म फिलअप्स करते हैं वगैरह वगैरह। सपोज़ करिए जैसे मैंने एग्ज़ाम दिया था RRB NTPC का, उस समय 18,000 सीट्स थे जो कि रिड्यूस होकर 14,000 हो गए थे। तो और सब लोग पैनिक इसलिए कर रहे थे कि 92 लाख एप्लीकेंट उसके लिए आ चुके थे। तो मुझे तो 92 लाख से मतलब नहीं है, मुझे मतलब है कि क्या मैं उन 14,000 में से क्या एक सीट नहीं निकाल सकता हूँ? क्या मैं 14,000 में से पूरे इंडिया में क्या एक इंसान नहीं हूँ? मैं अपने आप को ये तो देख रहा हूँ कि 92 लाख में मैं एक हूँ, लेकिन 14,000 सीट है जहाँ पर, वहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या एक सीट मैं क्या इतना काबिल नहीं हूँ? मैं अपने आप को इम्प्रूव करता हूँ, बाकी दुनिया जो करना हो करे, वो अपना पैरामीटर सेट करे। मैंने अपना एक पैरामीटर सेट किया हर चीज़ के लिए कि बिगिनर, इंटरमीडिएट, एडवांस, कि मैं कहाँ कहाँ पर लाइक करता हूँ। मैंने अपने आप को उठाना स्टार्ट किया कि मैं कितना इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ, बाकी रिजल्ट्स आपके सामने शो होते गए। तो जब आप प्रिपेयर भी कर रहे थे तो आपकी प्रिपरेशन को, आपकी एनालिसिस को टेक्स्ट बुक ने कैसे सपोर्ट किया और टेक्स्ट बुक ने आपकी प्रिपरेशन में क्या रोल प्ले किया? टेक्स्ट बुक एक ऐसा साइट मिला मुझे जो कि शायद अगर मैं सच बोलूँ तो भगवान का आशीर्वाद होगा या कुछ और भी, आप उसको, मेरे पास शब्द नहीं है बयां करने के लिए, क्योंकि ये मुझे बाद में एहसास हुआ जब मैंने, जैसे कि आपको मैंने कहा था कि मैंने गूगल में सर्च करते हुए textbook.com का साइट खोल दिया। टेक्स्ट बुक मुझे एक ऐसा चीज़ मिला जहाँ पर मैं जब सेक्शनल टेस्ट देता हूँ
तो वहाँ पे मुझे वो लोग ओवरऑल परसेंटाइल बता देते हैं कि मैं इतना लोगों से आगे हूँ और इतना लोगों से मुझे पीछे हूँ। मैं स्ट्रॉन्ग एरियाज़, मेरे वीक एरियाज़ वो लोग कवर कर देते हैं कि ये मुझे इम्प्रूव करना है, ये मेरा अच्छा है विथ टाइम लिमिट्स कि मैं इतने टाइम में इस क्वेश्चन को मैं अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ और क्या ये नहीं कर पा रहा हूँ, क्या चीज़ करना है। दूसरा चीज़ जो मुझे समझ में आया बाद में, उस वक्त मुझे बुद्धि भी नहीं था कि मैक्सिमम जगह पे अगर मैं शायद कहीं और भटक जाता, मैक्सिमम जहाँ पे लोग क्या करते हैं, कुछ इंस्टीट्यूट्स या ट्यूटर्स वो लोग कुछ इररिलेवेंट क्वेश्चंस दे देते हैं सिर्फ अपना यूएसपी बढ़ाने के लिए मार्केट में कि हमारे पास ऐसे कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ ऐसे चीज़ हैं कि हमारे पास स्टूडेंट्स आए, कुछ ऐसे अच्छे क्वेश्चंस हैं, कुछ हार्ड क्वेश्चंस जो कि आते भी नहीं एग्ज़ाम में। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम का मेरे ख्याल से लास्ट ईयर का क्वेश्चंस उठाएंगे तो आपको वो क्वेश्चंस का कोई रिलेवेंसी नहीं लगेगा, बट फिर भी उसको लोग करवाते हैं। आप अपना सिर्फ बेसिक्स स्ट्रॉन्ग रखिए कि मैं अपना बेसिक्स क्लियर कर लूँ, बाकी तो खुद पे खुद होता जाएगा। सिर्फ आप बेसिक्स पे ध्यान दे दीजिए। टेक्स्ट बुक ने मुझे कोई इररिलेवेंट क्वेश्चंस नहीं दिया, सारे क्वेश्चंस ठीक थे मेरे लेवल के, जो कि एक्चुअली में आ सकते हैं। मुझे तो वही क्वेश्चंस करना है, बाकी तो बाद में मैं पीएचडी करता रहूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है। अभी तो मुझे रोटी कपड़ा और मकान का टेंशन है कि मैं एक नौकरी पालूँ, स्कॉलर में बाद में भी बन जाऊँगा। तो अभी बस 6 महीने में मैं सिर्फ वही कर सकता हूँ। प्रिपरेशन के समय ऐसी कौन सी एक चीज़ थी जो अब आप पीछे देखते हो प्रिपरेशन के आपके उस समय को, तो आपको ऐसा क्या लगता है कि कौन सी वो एक चीज़ थी जो आप अलग तरीके से कर सकते थे जिससे आपकी प्रिपरेशन में और मदद हो जाती? ऐसे कुछ चीज़ है जो मैं शायद अभी नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि मैंने एक चीज़ अभी शायद एहसास की है, ये पहले मुझे नहीं पता था। एक लाइन मुझे समझ में आया कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अगर मैंने कहीं गलती उस समय किया होता और अगर मैं उसको रिग्रेट करता अभी कि भाई शायद जल्दी हो जाता जॉब, तो मुझे वो एक्सपीरियंस नहीं मिलता और शायद मैं उस चीज़ के लिए नहीं जाता जिसके लिए मैं आज जा रहा हूँ या जा सकता हूँ। तो मैं रिग्रेट नहीं करता, जो भी हुआ मेरे साथ अच्छा ही हुआ। बस एक ही चीज़ मैं आपको हमेशा कहूँगा या जो मैंने सीखा है कि मैंने गलतियाँ रिपीट नहीं की कभी। कि गलती किया ठीक है, सीख लिया, आगे बढ़ गया। दूसरा कोई और गलती कर लूँगा वो ठीक है, लेकिन वही गलती रिपीट नहीं करूँगा और रिग्रेट नहीं करना है। रिग्रेट करके फ़ायदा क्या, उससे सीख लेके कि उस गलती से मैं कितना इम्प्रूव कर चुका हूँ। मेरा हमेशा यही मोटो रहा है। तो ये बात आपने बहुत सही कही कि गलतियों से सीखा करें। गलतियाँ होती हैं आपको सिखाने के लिए। अगर आप एक गलती करते हैं तो उसको सुधारें, उनसे सीखें और वो गलतियाँ फिर से रिपीट ना करें। तो आइए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि आपकी प्रिपरेशन में आपकी स्ट्रॉन्गेस्ट और आपकी वीकेस्ट सब्जेक्ट्स क्या क्या थे? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट हमेशा इंग्लिश और रीजनिंग रहा है। मैथ्स में मैं अबव एवरेज शायद अपने आप को कंसिडर कर सकता हूँ, मुझे नहीं पता, वो शायद आप लोग जज करके बता पाएँ। और अगर वीकेस्ट पॉइंट बोलेंगे तो शायद 6 मंथ्स बैक वो जीके था। अच्छा। मुझे बहुत डर लगता था कि जीके मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, हिस्ट्री ज्योग्राफी भूल चुका हूँ, क्या आता है मुझे, इकोनॉमिक्स आता नहीं है, पॉलिटी आता नहीं है, आता क्या है मुझे, इंजीनियरिंग मैंने पढ़ा नहीं तो मुझे आता क्या है। बट गवर्नमेंट्स एग्ज़ाम के लिए एक बुक है जो मैंने फॉलो किया है, शायद अगर मेरे ख्याल से मैक्सिमम चीज़ों से कवर हो जाती हैं, जो शायद मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पता होंगे। लूसेंट का जो बुक है, लूसेंट जो है कि अगर आप पढ़ लेते हैं तो उससे मैक्सिमम चीज़ आप कवर कर सकते हैं। बहुत एक क्रिस्प फॉर्म में वहाँ पे सारी चीज़ वो लोग बताए हैं। तो उसके बाहर एटलीस्ट मेरे ख्याल से मैक्सिमम एग्जाम्स आपके कवर हो सकते हैं, आपको कुछ पढ़ने का दरकार नहीं लगेगा। तो जैसा कि आपने बोला कि करंट अफेयर्स और जीके वगैरह पढ़ना डिफ़िकल्टी होता है और आपको भी टफ लगता था, वैसे ही बहुत सारे बच्चों को भी जीए याद करने में बहुत ही डिफ़िकल्टी होती है, जीके की प्रिपरेशन करने में बहुत टाइम लगता है। तो आपके ऐसे कुछ टिप्स या ट्रिक्स हैं जो आपने फॉलो किए या ऐसे कोई शेड्यूल आपने फॉलो किया हो जिससे जनरल अवेयरनेस आपके लिए ईजी हो, तो उससे ऑडियंस भी सीख सके? मैंने एक बार तो मैंने जो कहा लूसेंट का, मैंने बुक एक सिंपल हेडिंग मारा, मुझे जो लगा कि ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट हो सकती है जो कहीं पे पूछे गए हैं लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, मैंने एक कॉपी बना के उसमें सारे पॉइंट्स मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया। और मैं एक चीज़ ज़रूर करता, मैंने उसका स्क्रीनशॉट्स ले लिया था अपने मोबाइल में। मैं जब भी कहीं ट्रैवल करता तो मैं उसको एक बार अगर हो सके गाना सुनते समय मैं उसको एक बार जस्ट देख लेता कि अगर हो जाता, एक क्विक रिव्यू के लिए मुझे हो जाता। दूसरा चीज़, रात में सोने से पहले मैं उसको ज़रूर देखता, क्योंकि मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व किया मेरे अंदर, या शायद वो मैक्सिमम लोगों के अंदर होता है, कि हम लोग जो रात में सोने से पहले जो हम लोग पढ़ के सो रहे हैं वो हमारे दिमाग में ज़्यादा देर घूमते रहती है। तो वो सुबह मुझे हमेशा मैंने उसको देखा कि ऑटोमेटिकली वो कुछ दिनों बाद मेरे एकदम दिमाग में बैठ गई जैसे। और जो करंट अफेयर्स के लिए वो तो मैंने आप ही लोग का ऐप यूज़ किया, करंट अफेयर्स ऐप,
वहाँ पे आपको बहुत अच्छे से जो आपका डेली इवेंट्स है वो आपको सारे अच्छे फॉर्म्स में दिए हैं। और मेक श्योर करिए कि अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के बाद ही उसी दिन या उसके नेक्स्ट डे आप उसका एक सिंपल सा क्विज दे दें। क्विजेस हम लोग जब तक नहीं देते हम लोग को याद नहीं होती है। क्विज देने के बाद हम लोग कुछ ना कुछ गलतियाँ करेंगे, गलतियाँ की हम लोग को याद हो गया। तो यही मैंने फॉलो किया। तो सर्वेश जी, जैसे कि हम सब जानते हैं अब कि आपने आरआरबी एनटीपीसी 2015 की एग्जाम क्लियर की हुई है। आरआरबी एनटीपीसी की एग्जाम का पैटर्न क्या है और उसकी स्टेजेस क्या है, प्लीज थोड़ा क्लैरिफाई कर दीजिए। आरआरबी एनटीपीसी में बेसिकली रेलवेज अपना 3 चीज़ का आपको एग्ज़ाम लेती है। फर्स्ट मैथ्स, दूसरा रीजनिंग, तीसरा जनरल अवेयरनेस। वो आपसे इंग्लिश नहीं पूछती है रेलवेज। बेसिक अगर देखा जाए तो रेलवेज का पैटर्न में इंग्लिश इंक्लूडेड नहीं होती है, जो शायद बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि इंग्लिश भी है क्योंकि वो एसएससी और बैंक्स वगैरह पूछे जाते हैं, बट रेलवे में इंग्लिश नहीं पूछी जाती है। आपको मैथ्स ठीक रखना है, जीके रखना है और रीजनिंग रखना है। जब हमारा नोटिफिकेशन निकला था तब उसमें बस बोला गया था कि आपका सिंगल स्टेज सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो उसी के आधार पर हमारा सिलेक्शन होगा। बट क्योंकि हमारे एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा हो गए थे, लगभग 92 लाख हो गए थे, जिसको इवन ये भी बोला गया था कि ये शायद वर्ल्ड का सबसे बड़ा एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है, तो उसके आधार पे एडमिनिस्ट्रेशन ने ये फैसला लिया, रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन ने, कि वो एक मेंस एग्ज़ाम भी कंडक्ट करेगी, जिसकी भी यही सेम पैटर्न रखी गई, मैथ्स, रीजनिंग और जीके, जो आपको 120 क्वेश्चंस दिए गए थे और आपको विद इन 90 मिनट्स में आपको कंप्लीट करने थे। ठीक है, तो जैसे ही आपकी ये मेंस और प्रीलिम्स खत्म हो चुकी थी तो उसके बाद की क्या स्टेज थी? सुनने में आया था कि साइकोमेट्रिक टेस्ट भी होती है एक, जो आने वाली रेलवेज की एएलपी एग्जाम में भी साइकोमेट्रिक टेस्ट इस तरीके की करवाई जाएगी। तो बच्चों को अगर जानकारी चाहिए होगी आरआरबी एएलपी के साइकोमेट्रिक टेस्ट के बारे में तो आपसे जानकारी मिल जाएगी। रेलवेज का जो सबसे बड़ा एग्ज़ाम होता है वो साइकोमेट्रिक टेस्ट ही होता है। मैं बोलना भूल गया, अच्छा आपने मुझे याद दिला दिया उसके बारे में। साइकोमेट्रिक टेस्ट रेलवे के लिए एक बहुत अहम किरदार निभाती है। साइकोमेट्रिक जो होती है, क्योंकि रेलवेज का एग्ज़ाम एक सेफ्टी कैटेगरी में और एक थोड़ा सा प्रेशर ओरिएंटेड जॉब है, तो इसके लिए एक आरडीएसओ जो रेलवे की एक संस्थान है, रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जो लखनऊ में बेस्ड है, वो हमारे कॉग्निटिव एबिलिटीज़, मतलब अगर एक एम्प्लॉयर अगर हमें एक नौकरी देती है तो फेस टू फेस इंटरव्यू में आप एक एम्प्लॉय के अंदर छुपे हुए वो बिहेवियर, उसके वो एबिलिटीज़ की वो आपका जॉब ठीक से कंडक्ट कर सकेगी या नहीं, आप शायद उसे नहीं निकलवा पाएंगे। वो आपको बहुत कुछ झूठ भी बोल सकती है। इस चीज़ को हटाने के लिए रेलवेज एप्टीट्यूड टेस्ट को कंडक्ट करती है, जिसमें आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आप जिससे कि आप कुछ मेंटल प्रेशर में आओगे, विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम आपको क्वेश्चंस हल करने पड़ेंगे। बेसिकली इसको कंडक्ट इसीलिए किया जाता है ताकि आप उस प्रेशर को आप ठीक समय पे, आपका जो डिसीजन मेकिंग स्किल्स है और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है, आपके अंदर वो चीज़ है कि नहीं है। रेलवे जो पैरामीटर चाहती है कि आपको ये जॉब करना है, आप क्या उसमें सही साबित होंगे, क्योंकि अगर आपका एक भी गलत डिसीजन, शायद आप एक लोगों की ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं वहाँ पर, तो वो आपका जिम्मेदारी बनता है कि लोग आपके ऊपर भरोसा करके रेलवेज पे आते हैं, तो रेलवेज भी आपको उस मापदंडों पे आपका पूरा परीक्षा लेगी कि आप उस पे सफल होते हैं कि नहीं होते हैं। बहुत सारे बच्चे इवन शायद ये भी होते हैं जिनका मैथ्स, इवन शायद मेरे ही कुछ फ्रेंड्स प्रीलिम्स और मेंस बहुत अच्छा गया, बट वो साइको में फेल कर गए। साइकोमेट्रिक टेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है जिसको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना चाहिए और उसको आपको अपना बेस्ट देना है। उसका ये एक पार्ट अगर मैं आपको बोलूँ जो आपको पर्सनालिटी टेस्ट होता है, वो स्पेसिफिकली उस पर जरूर ध्यान देना है। तो सर्वेश जी, जैसे आपने अभी बोला कि साइकोमेट्रिक टेस्ट में एक पर्सनालिटी टेस्ट होती है, वैसे ही साइकोमेट्रिक टेस्ट में ऐसे और कौन से स्टेजेस होते हैं जो जानना बहुत ज़रूरी है लोगों को? पहला तो हम लोग का हुआ था ऑड फिगर टेस्ट, मतलब आपको 5 फिगर्स दिए जाएंगे, उसमें से कुछ एक जो ऑड रहेगा वो आपको सेलेक्ट करना है। वो लगभग 35 क्वेश्चंस दिए गए थे और शायद बहुत कम आपको विद इन अ स्पैन ऑफ 15 मिनट्स आपको वो कंप्लीट करने पड़ेंगे। दूसरा रहेगा एडिशन ऑफ ऑड नंबर्स, आपको एक सीरीज़ दिया जाएगा नंबर्स का जिसमें ऑड और इवन दोनों नंबर्स रहेंगे, आपको ऑड नंबर सेलेक्ट करके उसको ऐड करके उसका समेशन आपको बताना है। तीसरा रहेगा शॉर्टेस्ट रूट डिस्टेंस, कि आपको 2 पॉइंट्स के बीच में शॉर्टेस्ट रूट जिसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो वो आपको बताना है। आपको कोई भी 2 पॉइंट बता दिए जाएंगे, आपको शॉर्टेस्ट रूट बताना पड़ेगा। चौथा था हम लोग का इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट। इसमें क्या होता है, आपको कुछ सिंबल्स दिए जाएंगे, आपको कुछ नंबर्स दिए जाते हैं, कुछ सिंबल्स, उसको आपको देखना कि वो नंबर कौन से सिंबल्स को आपको शो करते हैं। उस सिंबल को में कुछ प्लस और कुछ माइनस रहेंगे, वो आपको
प्रोसेस कंप्लीट करके वो आपको एडिशन या सब्ट्रैक्शन अकॉर्डिंगली आपको करके आपको नेट रिजल्ट आपको बताना है। तो ये थी साइकोमेट्रिक टेस्ट की पूरी कहानी। अब साइकोमेट्रिक टेस्ट हो गई है और अब आपका नाम आ गया है फाइनल लिस्ट में। तो जब आपने आपका नाम फाइनल लिस्ट में देखा तो आपको और आपके परिवार वालों को कैसे लगा? मैंने तो जो सबसे पहला उस समय काम किया था, मैं जिस जगह पे रहता हूँ मैं उसके टेरेस पे गया और खूब तेज़ से एकदम चिल्लाया कि जितना मेरे अंदर फ्रस्ट्रेशन था कि हाँ मेरा हो गया है। और उसके बाद मैंने संग संग अपने मम्मी को फ़ोन किया। मैंने जैसे ही अपनी मम्मी को कहा कि मम्मी हो गया है, एक साइलेंट सा हो गया। मम्मी कुछ बोली ही नहीं, लगभग 2-3 मिनट चुप ही रह गई। मुझे लगा कि मैंने कुछ पा लिया वहाँ से। वो जो आंसू से, वो जो खुशी के आंसू थे मम्मी के, तो लगा कि नहीं कुछ तो दिया कम से कम मम्मी को, जिसके लिए ज़िंदगी निछावर है उसके लिए। वो खुशी को कोई तुलना नहीं है मेरे लिए, मेरी ज़िंदगी में कोई तुलना नहीं है। पापा ने फिर बहुत एक अच्छा टारगेट सेट कर दिया मेरे लिए। पापा ने कहा कि बहुत अच्छा है, लेकिन एक चीज़ याद रखना कि पैर हमेशा ज़मीन पे रहे और सर हमेशा ऊपर रहे। ये चीज़ याद रख के दूसरा तुरंत पूछा नेक्स्ट डे। पापा बोले आज एंजॉय कर लो, और नेक्स्ट डे बोले व्हाट नेक्स्ट। ओके तो हम भी आपको यही पूछेंगे कि व्हाट नेक्स्ट। अब व्हाट नेक्स्ट क्या है आपका? कोशिश तो मैं हमेशा यही करूँगा या कि मैं जितना ज़िंदगी में आगे बढ़ सकूँ ताकि अपने समाज या कुछ भी जितना भी मेरी तरफ से वो कंट्रीब्यूट कर सकूँगा। आने वाले कुछ महीनों के अंदर शायद आपको कुछ अच्छे रिजल्ट सुनने को मिलेंगे। हो सकता है अगर मुझे मौका मिला तो एक फिर इंटरव्यू करेंगे आपके साथ, अगर आप लोगों ने मुझे इन्वाइट किया तो। वेट करते हैं कुछ दिन, बिल्कुल रिजल्ट्स आ जाए फिर मैं आपको ज़रूर खुद फ़ोन करके इन्फॉर्म करूँगा। होपफुली। तो अब जैसे हमने पहले ही बोला था कि आप कोलकाता मेट्रो में बहुत ही रेप्यूटेड पोजीशन पे हैं, तो हम उस एज अ ट्रैफिक असिस्टेंट उस प्रोफाइल की जानकारी जानना चाहते हैं कि जॉब प्रोफाइल क्या होती है और एक आइडियल डे क्या होता है आपका? ट्रैफिक असिस्टेंट बेसिकली एक बहुत ही यूनिक कैडर है अंडर मेट्रो रेलवे कोलकाता। इसमें आपके 2 ब्रांचेस होते हैं, एक कमर्शियल एक ऑपरेशनल। हमें क्योंकि कोलकाता मेट्रो एक बहुत ही शॉर्ट रूट ट्रेवल करती है, तो हमें ये जिम्मेदारी दी गई है कि हम ये दोनों ब्रांचेस को संभालें। कमर्शियल इन द सेंस कि आपको कैश ट्रांजैक्शन से डील करना पड़ेगा। आप पहले वो इंसान होंगे जिससे कस्टमर डील करेगा स्टेशन में, उनकी सारी सुविधाएं आपको टेक केयर करना पड़ेगा कि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, या कुछ भी हो रहा है तो वो आप उसके जवाब दे ही रहेंगे। दूसरा चीज़ जो ऑपरेशनल की आपको ट्रेन के सेफ मूवमेंट्स में आप एक ट्रैफिक या सिग्नल इंचार्ज रहते हैं कि ट्रेन के प्रॉपर मूवमेंट हो रही है कि नहीं, वो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा। आपको अपने सीनियर्स को असिस्ट करना पड़ता है। तो किसका कौन सा ड्यूटी रहेगा ये तो एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड करती है, हमें अकॉर्डिंगली काम करना पड़ता है। सर्वेश जी, जो ट्रैफिक असिस्टेंट होता है कोलकाता मेट्रो में, उसकी हायरार्की के बारे में भी आप थोड़ा सा बताइए। आप पहले तो एज अ ट्रैफिक असिस्टेंट ज्वाइन करते हैं जी। 2 साल बाद आपको सीनियर ट्रैफिक असिस्टेंट बनाया जाता है। उसके बाद आप ट्रैफिक सुपरवाइज़र बनते हैं, जो आप कंट्रोल पैनल में आप बैठ के आप लीड करेंगे कि आपको सिग्नल्स वगैरह पूरा कंट्रोल आपको करने का दिया जाएगा। उसके बाद आप स्टेशन सुपरिटेंडेंट बन सकते हैं। उसी दौरान के बीच अगर आप चाहें तो आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देकर आप कोई और पोस्ट के लिए आप शिफ्ट कर सकते हैं। SNT डिपार्टमेंट है हमारे यहाँ, आप या तो कोई भी और डिपार्टमेंट जिसमें आपको वैकेंसी निकलेगी आपको इंटीमेट कर दिया जाता है, आप डिपार्टमेंटल देके आप बढ़ सकते हैं जैसा कि आपका इच्छा हो। बिल्कुल सही है। ये तो आपने आपकी जॉब प्रोफाइल के बारे में बता ही दिया है। अब आने वाले जो एग्जाम्स हैं, रेलवेज की ग्रुप डी हो गया, ALP हो गया, शायद RPF भी आ रहा हो, ASM भी आ रहा हो, तो इन एग्जाम्स के लिए बच्चों को प्रिपरेशन के लिए कुछ फाइनल टिप्स आप बता दीजिए जाते जाते, तो उनको प्रिपरेशन करने में भी आसानी हो जाए। देखिए, ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है जो हमें मिली है, जो शायद अभी जिन लोग को बहुत लोगों को नौकरी नहीं मिली है, इस अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं है। ये मत देखिए कि लगभग जो लोग न्यूज़ में दिखा रहे हैं कि 2 करोड़ 2.5 करोड़ एप्लीकेंट्स आए हैं। आपको बस ये देखना कि 89,000 में आपको एक सीट पाना है। क्या आप 89,000 में एक सीट पाने लायक नहीं है? ज़रूर है। तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? अगर आप मेरा बात सुनेंगे, पता नहीं मुझे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, आपके बाद आपके ट्यूटर होंगे, आपके मेंटर्स होंगे, वो उन्होंने आपको क्या बोला मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मेरी तरफ से कुछ सजेशन रहेगा तो मैं आपको यही बोलूँगा। सबसे पहले आप लास्ट ईयर का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आप देख लीजिए, ज़रूर देखिए कि उसमें कौन से लेवल का क्वेश्चंस पढ़ाया जा रहा है। आज के डेट में बहुत ईजी है कि बहुत लोगों को भटकाना, कि मुझे अगर पैसे कमाने का ज़रिया उनको सिर्फ बना के लोगों ने रख दिया है। कुछ इररिलेवेंट सा थिंग आपको पढ़ा रहे हैं जो उसका कोई आना जाना है नहीं।
आप उसको बाद में पढ़ते रहिए, अपना नॉलेज बढ़ाते रहिए। बट अभी अगर आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है, क्योंकि शायद 2 महीने में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप प्रीवियस का क्वेश्चंस देखिए, आपसे क्या वो सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, अगर नहीं हो रहे हैं तो आप कहाँ पे लैग कर रहे हैं, पूरा बेसिक से आप टच करिए। वो कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स वगैरह वो आपको 1 ही 2 क्वेश्चन में काम आएंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन आप बेसिक से ही आप टच करेंगे। और वो 1-2 क्वेश्चन आपसे ऐसे भी बहुत ही कम लोगों से होती है, वो आपको कट ऑफ डिसाइड नहीं करेगी। कट ऑफ डिसाइड करती है कि आप कितने क्वेश्चंस अटेंड कर चुके हैं या कर सकते हैं और कम कितने समय में करते हैं। आप स्टार्ट करिए, किसी भी चैप्टर वाइज को करिए और चैप्टर वाइज ही करिए, फुल मत करिए। आप क्या करिए, मैथ्स में अगर आप एवरेज कर रहे हैं तो एवरेज का 3 सेट करिए, बेसिक्स रखिए, इंटरमीडिएट रखिए, एडवांस रखिए। पहले आप बेसिक्स क्लियर करिए, फिर इंटरमीडिएट जाइए, फिर एडवांस जाइए। अचानक से एडवांस जाके बेसिक्स भूलना ठीक नहीं है, वो आपको दिक्कत में डाल देगी आगे चल के। एग्ज़ाम्स दे रहे हैं प्रॉपर, आप वीक में 2 मॉक्स ज़रूर लीजिए, उसी चैप्टर वाइज का ज़रूर लीजिए और उसको रिवाइज भी करते रहिए। सपोज़ आप इस चैप्टर को भूल गए हैं, आप नेक्स्ट वीक कोई और चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो उसको भी रिवाइज करिएगा, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत ही कम है। तीसरी चीज़ ये है कि आप जब सेक्शनल आप दे लेते हैं, तब आप क्या करिए, 5-5 चैप्टर का एक साथ आप एग्जाम लेना स्टार्ट करिए, क्योंकि एक ही चैप्टर को लेकर बार बार फ़ायदा नहीं है। कुछ क्वेश्चंस आप बुक मार्क्स करेंगे, उसमें उस क्वेश्चंस को आप मेक श्योर करिए कि आप उसको ज़रूर देख रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, उसमें आपसे क्या गलती हो रही है आप उसको देखिए। और उसी क्वेश्चंस को बार बार करने से अच्छा है कि उसी तरह के कोई और क्वेश्चन हम करेंगे, तो हम लोग को ज़्यादा सीखने को मिलता है। और अगर जब आप यहाँ रहा मॉक्स का अटेम्प्ट करने का बात, या एग्ज़ाम में हम लोग पेपर को कैसे सॉल्व करते हैं, कम टाइम में हम लोग को शायद 1.5 घंटे मिलते हैं सॉल्व करने के लिए। तो मैंने जो किया था मैं आपको वो बता सकता हूँ कि बेसिकली मैंने 3 पार्ट में क्वेश्चंस को मैं अभी भी डिवाइड कर देता हूँ, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3। राउंड 1 में हमेशा हम लोग उस क्वेश्चन को टच करते हैं जो बहुत ईजी हैं, जो शायद 20 सेकेंड में ही सॉल्व हो सकते हैं, जो आपने देखा और आपसे सॉल्व हो सकते हैं। मेक श्योर करिए कि आप उसको पहले सॉल्व कर दीजिए। कुछ क्वेश्चन टफ होते हैं, वो दिए जाते हैं बीच में हमारा सिर्फ माइंड डाइवर्ट करने के लिए, हमको स्लो करने के लिए। कोशिश करिए कि उस क्वेश्चंस को हम लोग स्टार्टिंग में हम लोग उसको छोड़ दें, उसके ऊपर हम लोग टाइम वेस्ट ना करें। उसमें अगर टाइम वेस्ट कर दिए तब आप पैनिक कर जाते हैं एग्जाम टाइम में, जो मैक्सिमम लोगों से, जो मुझसे भी बहुत बार गलती हो चुकी है। तो अवॉइड करिए उस क्वेश्चंस को। राउंड 1 में आपसे जो भी मैक्सिमम 30 सेकेंड्स के अंदर आप जो सॉल्व कर सकते हैं, मेक श्योर कि आप वो सॉल्व कर लीजिए। आप देखेंगे कि 100 क्वेश्चंस में आप इजीली आपको 50 to 60 क्वेश्चंस आप कोई भी सेट उठा लीजिए जो इजी होते हैं, जो आपसे सॉल्व हो सकते हैं। लीजिए राउंड 2, उसके बाद आप वो शायद मेरे ख्याल से आधे घंटे या 40 मिनट्स में आप कंप्लीट कर लेते हैं। राउंड 2 में उनको लीजिए जो इंटरमीडिएट लेवल का क्वेश्चन है, जिसको आप शायद 1 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं, जो आपको सेकेंड रीडिंग मारना है, आपको समझ में आ गया, आप उसको सॉल्व कर लीजिए। कुछ क्वेश्चंस उसमें ही बचेंगे जो बहुत ज़्यादा ट्रिकी हैं, जो टाइम कंज्यूमिंग है, कोशिश करिए उनको आप राउंड 2 में भी छोड़ दें। जब आपने पूरा अटेम्प्ट कर लिया, आपके पास आपको पता है कि शायद 10 या 15 मिनट आपके पास हाथ में है, तब आप राउंड 3 पे जाइए। उन क्वेश्चन को कोशिश करिए कि क्या इसमें से हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर इस तरीके से करेंगे तो शायद आपके अटेम्प्ट्स मैक्सिमम रहेंगे, मार्क्स भी अच्छे आएंगे और आप शायद क्रैक भी कर लें, क्योंकि रेलवे जैसा नौकरी मिलने वाला नहीं है, बहुत कम ही लोगों को मिलेगा। ये मौका तो आपको छोड़ना भी नहीं है, क्योंकि एक चीज़ याद रखिएगा, जो दोस्त रिश्तेदार आपको जो ताना मारे हैं या मार रहे होंगे, बहुत लोग बहुत कुछ बोले होंगे, एक बार क्रैक कर लो दोस्त, पता नहीं वही शायद आपको बोले कि भाई टिकट कंफर्म करा दो, वही आपको बोलेंगे भाई यहाँ पे जाना है, ये ट्रेन है, वो ट्रेन है। वो आपको फ़ोन कर करके बोलेंगे कि हमको पता था कि तुझसे ही होगा, हमको पता था कि तेरे में है वो चीज़। तो वो चीज़ अगर आपको पाना है तो आपको ये मौका खोने नहीं देना है। तो थैंक यू सर्वेश जी, आपने बहुत अच्छा गाइडेंस दिया है हमारी ऑडियंस को जो अभी रेलवेज की प्रिपरेशन कर रही है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको आपकी ये सक्सेस के लिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स टू। एंड आप सबको भी आपकी प्रिपरेशन करने के लिए भी ऑल द बेस्ट। आशा करते हैं कि आपकी रेलवेज, ALP, ग्रुप डी और आने वाले रेलवेज के एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी जोरों शोरों से चल रही हो। आशा ये भी करते हैं कि सर्वेश जी ने बताए हुए टिप्स ट्रिप्स आप फॉलो करें, जिससे आपको भी इनकी तरह सक्सेस हासिल हो। रेलवेज की टेस्ट सीरीज़ लगाना ना भूलें, टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ लगाएं। सेक्शनल टेस्ट से जैसे सर्वेश जी को फ़ायदा हुआ है वैसे आपको भी फ़ायदा होगा। सेक्शनल्स लगाएं। टेक्स्ट बुक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम टेक्स्ट बुक के यूट्यूब चैनल पे वीडियोस करते हैं जो एजुकेशन होते हैं, आपको रीजनिंग, क्वांट, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश के भी जानकारी उससे मिल जाएगी। वीडियो लेक्चर्स देखना ना भूलें और ये वीडियो को लाइक करें, आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो रेलवेज की एग्जाम के लिए प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, उनको भी फ़ायदा होगा और आपको भी फ़ायदा होगा।
इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।